हमें भाग दौड़ मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे तो ही आगे मूव करेंगे। देयर इज़ नो नीड कि हम भाग दौड़ मचाएं। अच्छा, मैं आज ना आपको जो है फोर्स प्रेशर डेंसिटी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो दोबारा दे दूंगा। अगले संडे को मैं एक असाइनमेंट दूंगा डायनामिक्स की और फोर्स प्रेशर डेंसिटी की। तो अगर किसी बच्चे ने वेक्टर का रीटेस्ट देना है तो वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर कोई बच्चा उसको लगता है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो बच्चों आप वेक्टर का रीटेस्ट दे सकते हैं। मुजम्मिल, मेरी बात समझ आ गई? जी सर, समझ आ गई। मुनाइल, आपको मेरी बात समझ आ गई कि अगर फर्ज करें आपका वेक्टर का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो यू कैन टेक अ रीटेस्ट। ठीक है जी तो बच्चों? यू आर अज्यूमिंग मेरा अच्छा नहीं होगा। तो एक मिनट, मैंने फिर मुजम्मिल को क्यों कहा है ये बताओ जरा। सर मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरा टेस्ट चेकअप कर चुके हैं आप? ओ यार बात सुनो, तुम लोग ना, मैं बताता हूँ, मनाइल से मैं उस दिन क्वेश्चन पूछ रहा था तो ये मुझे कहती है सर आप मुझे सर मैंने मैथ दिया समझ ही रहे हैं। नहीं। तो मैं बताता हूँ अभी अभी तुम्हें मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखो जरा, मेरी स्क्रीन के ऊपर पहला नाम जी मनाइल सर, किसका आ नजर रहा आ है? रही है। एक मिनट मनाइल, मेरी स्क्रीन पे पहला नाम किसका है? मेरा है सर। तो बेटा अब समझ आ गई मैंने आपसे क्यों पूछा है? जी सर। ठीक है। अच्छा ये अगर फर्ज करो मैं आप लोगों से सवाल पूछूं ना और आप कभी सोचना शुरू कर दें कि यार हम तो क्लास में डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, बेटा मैं पढ़ के पूछ रहा होता हूँ। जनरली मुजम्मिल का पहला नाम होता है। अच्छा, यूज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर किसी ने रीटेस्ट देना है तो मैं ले लूंगा और मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा, यूज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। use law of restitution and conservation of momentum to show that use law of restitution and conservation of momentum। मनाइल बेटा याद है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था? मनाइल बेटा याद है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था बेटा जी? मुजम्मिल बताओ जरा लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था क्विकली। मुजम्मिल, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। जी बेटा। जी सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है, रेस्टिट्यूशन क्या चीज थी? ये था जिसमें हम वेलोसिटीज को कंपेयर करते थे। अच्छा आप relative speed of approach is equals to relative हाँ speed of ये रही ना separation। बात, ये बच्चे अच्छा, कर सकते हैं। U1 V2 वाला। हाँ U1 उस, पता है इसमें मसला क्या आएगा? एग्जामिनर कहेगा लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप कहेंगे ये तो U1 U2 वाला है। तो बेटा वहां पे मसला ये आएगा, वो कहेगा एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा तो वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आप कहेंगे हमें तो इसका पता है कि U1 U2 वाला क्या होता है, तो बेटा इसका नाम भी याद रखो। ठीक है, तो ये U2 U1 वाले की जगह आप इसको याद रखो कि इट इज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो जितना स्पीड ऑफ अप्रोच होगी उतना ही क्या होगी, स्पीड ऑफ सेपरेशन होगी। तो बेटा ये हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट ये क्या है बताता हूं मैं। इसका है, अच्छा बच्चों 1 सेकंड जरा मैं रिकॉर्डिंग लगा दूं। 1 सेकंड यार, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, फिर बाद में बच्चे रिकॉर्डिंग मानते हैं, उससे भी मसला होता है। फिर बाद में मनाइल की तरह के बच्चे कहते हैं सर आपने फलां चीज नहीं भेजी, फलां चीज नहीं भेजी। सर अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग, जिंदगी में सिर्फ एक दफा टेस्ट करका है। अब मैंने तो बात पकड़ ली है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं। यूज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू शो दैट, लिखें V2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बेटा ये जो मैं आपको बड़ी डिफिकल्ट किस्म की एग्जांपल्स करवाता हूँ ना, इसकी रीजन ये है कि कैम्ब्रिज के एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको बड़ा इजी लगे। और अभी तक पिछले 5 साल में मैं एक चीज क्लेम कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद में आई हैव द बेस्ट रिजल्ट्स। वो मैं मतलब आपको अगर रिजल्ट्स दिखाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने यू वाले बच्चों के भी ए निकाले हुए हैं। एंड द ओनली मेथड इज, बल्कि मजे की बात यह कि जो ए स्टार वाला बच्चा होता है जब वो मेरी क्लास में होता है तो उसको पूरा साल लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, बिकॉज मैं एग्जाम्पल्स काफी टफ करा रहा होता हूँ। बट आफ्टर ऑल जो यू वाले बच्चे होते हैं वो भी ए ले जाते हैं, क्योंकि जब आप ड्यूरिंग द ईयर
डिफिकल्ट प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अच्छा, सर एग्जाम इजी होता है? एग्जाम जो है वो इजी नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। मैं बताता हूँ, आपके एग्जाम का जो 50% होता है वो डिजाइन होता है फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। बाकी जो 50% है, मैं इसको यूं कहूंगा कि जो एग्जांपल्स मैं कराता हूँ टफ वाली, अगर आप उनको इग्नोर कर दें तो यू कैन गो अप टू अ सी ग्रेड। कॉमन ग्रेड इन ए लेवल इज सी ग्रेड। लेकिन जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ वो वाली हार्ड एग्जांपल्स अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो लेवल है वो ए पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ऑब्वियसली अगर रिजल्ट इस तरह से आ रहे हैं तो इट मींस दैट कि इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि एक दो नंबर से ना आप ए से बी पे चले जाते हैं, फिर बी से सी पे चले जाते हैं, तो आपका लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी है। एग्जाम इजी नहीं होता। एग्जाम में यूं समझ लो अगर 40 एमसीक्यूज हैं तो 25 एमसीक्यूज सारे बच्चे कर लेंगे और उससे बन जाएगा सी ग्रेड। फिर जो अच्छे बच्चे होंगे वो वाले एमसीक्यूज कर सकेंगे जो मैं हार्ड वाली एग्जांपल्स करवाता हूं, जिनको अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करते और एग्जाम हो जाता है तो आप सीडी लेके फारिग हो जाते हैं, ये कंफर्म बात है। अच्छा, यूज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू शो दैट m2 minus m1 into u2 plus 2m1 u1 divided by m1 plus m2। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है। मुजम्मिल क्वेश्चन समझ आ गया? सर मुजम्मिल ये फॉर्मूला तो कल डिराइव किया था हमने, जी बेटा, वो फॉर्मूला जो हमने कल डिराइव किया, राइट सर? हमने उस दिन किया था V1 के लिए, आज हम कर रहे हैं V2 के लिए। और ये V2 मैं के लिए, दोबारा ठीक है। इसलिए करा रहा हूं कि उस क्लास में कुछ बच्चे नहीं भी थे। अच्छा, अब देखो, फर्ज करें इसका हम आंसर लिखते हैं क्विकली। पहले हम लिखेंगे लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों आप लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्टेटमेंट लिखो। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन वाज, मनाइल अब तो बता दो, मनाइल बेटा लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्टेटमेंट बता दो अब। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बच्चों क्लियर यहां तक? ये स्टेटमेंट हो गया लॉ ऑफ क्लियर रेस्टिट्यूशन। है सर। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब जो दूसरा हमने लिखा है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका स्टेटमेंट लिखो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट है। अच्छा बच्चों, आज मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं दूंगा आपको, आपने मेरे साथ कॉपी करना है, बिकॉज जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो आपको कुछ भी नहीं आता। अच्छा, अब देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दो फॉर्मूले हैं जिनको हम कहेंगे गिवन, और ये फॉर्मूला जो हमने करना है प्रूव। अच्छा मुजम्मिल ये बताओ, जो फॉर्मूला हमने प्रूव करना है उसमें मिसिंग क्या है? मुजम्मिल जो सर फॉर्मूला उसमें हमारे पास v नहीं है ना, v1। उसमें हमारे पास मिसिंग है ना, उसमें राइट साइड पे v1 मिसिंग है। जी सर वही। v1 मिसिंग है। तो बेटा बड़ी सीधी बात है, यहां से v1 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बच्चों कामरान, अगर मैं v1 को यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो v1 एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं v1 को सब्स्टिट्यूट कर दूं कामरान तो v1 एलिमिनेट हो जाएगा। क्या कहते हो मुजम्मिल, हो जाएगा एलिमिनेट? हो जाएगा सर। ठीक है, तो अब v1 को हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। उसके लिए पहले हमें v1 को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बनाओ v1 को सब्जेक्ट। तो v1 को अगर बनाते हैं सब्जेक्ट तो बाकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, v1 को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा इधर से। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2। बेटा मैंने उसी इक्वेशन में बस v1 को सब्जेक्ट बना दिया है। मुजम्मिल क्लियर? मुजम्मिल क्लियर है सर। अच्छा, क्लियर है, अब ये क्लियर है। v1 की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2। अच्छा, m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2, और ये इक्वल हो गया m1 टाइम्स v1 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 की जगह हम पुट करेंगे v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस हो जाएगा इसके साथ m2 v2।
बेटा इसको सिंप्लीफाई करके बस V2 को सब्जेक्ट बनाना है, और ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है और एग्जाम में भी आ सकती है। बस करना क्या था, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि वेलोसिटीज के डिफरेंस वाला फार्मूला है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने V1 को कर देना था एलिमिनेट। अब हम इस फार्मूला में V2 को बनाएंगे सब्जेक्ट। चलें जी, कैसे होगा? हम सर M1 हम U1 सर जी बेटा, सर ये मुझे समझ नहीं, आपने ये किसका किया कि V1 इज इक्वल टू V2 माइनस U1 प्लस U2। आप एक काम करो, आप इस फार्मूला में खुद V1 को सब्जेक्ट बनाओ, जो मैंने किया उसको छोड़ दो, आप खुद V1 को सब्जेक्ट बनाओ, देखो क्या बनता है। बनाया? जी सर बना लिया। आपका और मेरा सेम बन रहा है या डिफरेंट बन रहा है? सेम बन रहा सर। तो फिर मसला कहाँ पे है? देखो, जब V1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, V2 तो V2 की जगह पे रहा, जब इनको राइट पे ले जाएंगे U1 और U2 को, ये बन जाएगा नेगेटिव U1 और प्लस U2। ये वाली वैल्यू V1 की हमने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी ताकि V1 एलिमिनेट हो जाए। बेटा आप क्लियर? जी सर क्लियर। अब राइट साइड पे बन जाएगा M1 V2 माइनस M1 U1 प्लस M1 U2 प्लस M2 V2। यहां पे लगा दो लाइन, ये हमारा पहला पेज है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद मैं आगे मूव कर रहा हूं। बेटा अगर यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। चलें जी, अब हम जाते हैं अगले पेज पे। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन है और इसमें हमने V2 को बनाना है सब्जेक्ट, ये बन जाएगा, ये हमारा सेकंड पेज स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ये हो गया M1 U1 प्लस हो गया M2 U2 इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं, V2 वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी सब कुछ लेफ्ट पे ले आते हैं। अब अगर हम देखें तो M1 U1 इसको लेफ्ट पे ले आते हैं, क्या बन जाएगा, प्लस M1 U1, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद M1 U2 तो इधर आके बन जाएगा माइनस M1 U2, और राइट साइड पे रह जाएगा इज इक्वल टू M1 V2 प्लस M2 V2। बेटा कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे आप देखो, M1 U1 वाली ये टर्म और M1 U1 वाली ये टर्म मिला के कितना हो जाएगी, 2M1 U1 और प्लस हो जाएगा M2 U2 माइनस M1 U2 इज इक्वल टू, इधर से आ जाएगा V2 कॉमन, इधर से आ जाएगा V2 कॉमन, और ब्रैकेट में रह जाएगा M1 प्लस M2। मुजम्मिल कॉपी हो गया यहां तक? जी सर हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है। U2 सर हाँ, 2M1 U1 प्लस U2 कॉमन इज, U2 जब हम कॉमन लेंगे अंदर क्या रह गया, M2 माइनस M1, और इधर आ जाएगा V2, और V2 के साथ जो ब्रैकेट है उसको हम इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा M1 प्लस M2। बच्चों अगर तो आपको डेरिवेशन आ गई समझ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं भी आई तो फार्मूला को रट्टा लगा सकते हो, फार्मूला को तो आपने याद रखना ही है। ये था जी सारा कुछ, अभी तक हमने ये किया हुआ है, ठीक है। मुजम्मिल ये वाला नोटबुक बेहतर है या जो हम पहले नोटबुक यूज करते थे वो बेहतर है? सर ये सही है। ये कंटिन्यू हो रहा है ना, ऊपर से फिर फॉलो कर सकते हैं इसको। जी अच्छा, सर। अब ये हो गया जी यहां तक, और ये V2 का बन गया फार्मूला, और ये इसकी हुई डेरिवेशन। अब हमारे पास दो फार्मूले, और ये फार्मूला सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पे अप्लाई हो सकता है, इन इलास्टिक पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास बन गए फार्मूले V1 और V2 के, देखें जिस तरह हमने V2 की डेरिवेशन की है इसी तरह हम V1 की भी कर सकते हैं। अभी V2 का जो फार्मूला बन गया हमारे पास फाइनली वो है जी, लिखें V2 इज इक्वल टू, फार्मूले को हम इस तरह लिखेंगे कि हमें याद भी हो जाए, M2 माइनस M1 यानी कि मैसेज का डिफरेंस, इनटू आ जाएगा U2 प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स M1 U1, और डिनोमिनेटर में होगा सम ऑफ मैसेज। मुजम्मिल ये फार्मूला हर वक्त अप्लाई कर सकते हैं या इसकी कोई कंडीशंस भी हैं? सर कंडीशन है लेकिन क्या वो याद कंडीशन है नहीं बेटा है। जी? ओनली एप्लीकेबल
इलास्टिक लिखिंग में सर। जबरदस्त बेटा। और V1 और Only V2 applicable missing to इलास्टिक कोलिजन। बेटा ये फार्मूला सिर्फ हम लगा सकते हैं अगर इलास्टिक कोलिजन हो, अदरवाइज ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला। अच्छा, इसी तरह दूसरा फार्मूला जो है, अगर हम V1 के लिए इसी तरह का फार्मूला लिखते हैं, इस फार्मूले की एक अच्छी बात क्या है बेटा, सर इस V2 फार्मूले की की, बात करें। हाँ V2 वाला जो फार्मूला है बेटा, इस फार्मूले की पता है अच्छी बात क्या है, इसमें राइट साइड पे फाइनल वेलोसिटी या आफ्टर कोलिजन का डाटा नहीं है। इस फार्मूला के राइट साइड पे अगर आप देखो तो इस फार्मूला के राइट साइड पे आफ्टर कोलिजन का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये सारा डाटा बिफोर कोलिजन का है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं V1 का फार्मूला लिखूंगा वो बन जाएगा M1 माइनस M2, 2 और 1 को वो कर दो, रिप्लेस कर दो, इंटू U1 प्लस हो जाएगा 2 M2 U2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अच्छा, कोलिजन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसकी भी यही कंडीशन सेम है। अच्छा, कोलिजन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें फार्मूला की सिलेक्शन जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने फार्मूला सही सिलेक्ट कर लिया तो आपका काम हो गया, अगर आपने फार्मूला सही सिलेक्ट नहीं किया तो आपका काम नहीं हुआ। अगर आपने फार्मूला सही सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये हमारा सेकंड पेज है, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लो। बच्चों अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ताकि मैं आगे मूव करूं। ये हमारे पास हो गए दो फार्मूले, और ये सिर्फ कहां पे अप्लाई हो सकते हैं, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अदरवाइज दे कैन नॉट बी अप्लाइड। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा आप एक हेडिंग लिखें, विच इक्वेशन और फार्मूला should be used in the following। जो मैंने संडे को पढ़ाया था वो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, उसकी वजह मैं बता देता हूं। सैटरडे को हमने लेनी थी क्लास और मैं क्लासरूम पे पोस्ट करना भूल गया था, तो बच्चों के फिर अब जहरी सी बात है संडे को काफी काम होते हैं, तो जो मैंने संडे को पढ़ाया था वो मैं रिवाइज करवा चुका हूं, बिकॉज काफी बच्चों ने क्लास नहीं ली थी। अच्छा, अब सही, आपने रिवाइज करवाया जो भी था। ये अभी तक मैंने रिवाइज करवाया जो मैंने संडे को पढ़ाया था। अच्छा, विच इक्वेशन और फॉर्मूला शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग। पहली सिचुएशन नंबर वन आप लिखें, इफ एग्जामिनर हैज नॉट स्टेटेड द नेचर, ये हम थर्ड पेज पे जा रहे हैं। If the examiner has not stated the nature of collision, मुजम्मिल तुम बताओ, अगर एग्जामिनर ने नेचर ऑफ कोलिजन स्टेट ही नहीं की तो कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है? सर तो ये वाला नहीं यूज हो सकेगा, जो इलास्टिक कोलिजन वाला है, जो दूसरे वाला है वो होगा। You can only apply conservation of momentum, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने नेचर ऑफ कोलिजन स्टेट नहीं की हुई तो you will yourself assume that to be inelastic। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर ने नेचर ऑफ कोलिजन स्टेट नहीं की हुई तो आप खुद से क्या इज्यूम करेंगे, तो आप खुद से इसको इलास्टिक इज्यूम नहीं कर सकते। तो आप इसका लिखेंगे कि यू कैनॉट इज्यूम इट टू बी इलास्टिक by yourself। मुजम्मिल समझ आ गई बात? जी सर समझ आ गया। However, conservation of momentum can be applied assuming it
to be isolated. मुजम्मिल, जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो भी आप ये इज्यूम कर रहे होते हैं कि जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। तो जब सही है, सही। एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं बताया हुआ तो आप उसको खुद से इलास्टिक इज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते होते हैं, आप आइसोलेटेड खुद से इज्यूम कर सकते हैं। मैं दो बातें कर रहा हूं, आप आइसोलेटेड खुद से इज्यूम कर सकते हैं, आप इलास्टिक खुद से इज्यूम नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में इलास्टिक का कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। नो फार्मूला फॉर द इलास्टिक कोलिजन। सही है सर। इलास्टिक कोलिजन का कोई भी फार्मूला आपने यूज नहीं करना अनलेस एग्जामिनर आपको खुद बताए। अच्छा, अब आप आ जाए नंबर 2 पे, सेकंड सिचुएशन। एक्सप्लोजन पे कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी से बताओ मुजम्मिल, क्विकली यार। अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? हम लोग ये मोमेंटम वाला, कैपिटल M इंटू U इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, हो सकता है ज्यादा पीसेस हों, प्लस सो ऑन। तो इसको हम कहेंगे क्या? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब। सर ये आपने MU पूरा नहीं लिखा? ये मैंने MU पूरा लिखा है, क्यों नहीं लिखा बताओ? आप क्या कह रहे हैं सर बेटा जी? सर वो डॉट्स लगाए हुए थे। हाँ वो डॉट्स मुझे क्या पता कितने पीसेस हैं, मेरी बात ठीक समझ है आ रही है बेटा? अगर 2 पीसेस हैं फिर तो इतना चलाएंगे ना, M1 V1 प्लस जी M2 सर। V2, लेकिन पीसेस तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, क्या ख्याल है? मुझे तो नहीं पता बॉम्ब के कितने पीसेस बनेंगे। तो अगर पीसेस डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर हम वेक्टर सम पे चले जाएंगे, तो वो बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा इनिशियल आइडिया हमने लिया हुआ है पहले से। राइट साइड को क्या लिखेंगे? सम ऑफ मोमेंटम्स, सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ पीसेस। अच्छा, तीसरी सिचुएशन है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाया है, और एक्सप्लोजन को हम क्या लेते हैं, इलास्टिक या इनइलास्टिक? बताओ भाई मुजम्मिल। सर इनइलास्टिक लेते हैं। जबरदस्त बेटा, ट्रीटेड टू बी इनइलास्टिक। सर ये अच्छा जब मुजम्मिल, इनइलास्टिक होते हैं तभी हम लोग इस पे मतलब कि अगर ये इलास्टिक, अगर ये अच्छा नहीं, वो नहीं लगा सकते। सही है सर। नहीं एक्सप्लोजन इलास्टिक हो ही नहीं सकता। अच्छा मेरी बात सुनो मुजम्मिल, एक्सप्लोजन में किनेटिक एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, जल्दी से बताओ। बढ़ती है। बढ़ती है। और ये बात याद रखना, जब एक बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है तो किनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है। सही है सर। किनेटिक सर एनर्जी इज गेन्ड। सर ये जो फॉर्मूला सा जो है, जो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सर ये किस सिचुएशन में अप्लाई होता है? कौन सा वाला फॉर्मूला बेटा? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब एग्जामिनर कहेगा कि कोलिजन इलास्टिक है, अदरवाइज कहीं भी यूज नहीं करेंगे। जब तक एग्जामिनर अपने मुंह से नहीं कहेगा कि कोलिजन इलास्टिक है, हम खुद से इलास्टिक अज्यूम नहीं करेंगे। और जितनी पॉसिबल सिचुएशंस है मैं सारी बताता जा रहा हूं। पहली सिचुएशन, एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरी सिचुएशन एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और एक्सप्लोजन के अंदर किनेटिक एनर्जी गेन होती है। इन इलास्टिक में किनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा होती है, तो एक्सप्लोजन में ओवरऑल किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात पे चलते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। मुजम्मिल कोई कंफ्यूजन है या क्लियर यहां तक? नहीं सर, समझ आ चुकी है। अच्छा, मल्टीपल, आई थिंक ये पेज हो गया कंप्लीट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पे ले लो बच्चों। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3rd पेज है बच्चों। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये 3rd पेज है हमारा। मैं फिर अगले पेज पे जा रहा हूं। अच्छा आप देखें नंबर 4 सिचुएशन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, sticking together, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स sticking together to make a single object। अच्छा, नंबर 2 था 1 to many। एक्सप्लोजन क्या था? 1 to many।
और नंबर 3 है many to one। एक ऑब्जेक्ट पीसेस में कन्वर्ट हो जाए या फिर पीसेस सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मुजम्मिल, इलास्टिक या इन इलास्टिक? नंबर 3, मुजम्मिल, इलास्टिक या इन इलास्टिक? Inelastic. जबरदस्त बेटा, ट्रीटेड एज, वेरी गुड बेटा, ट्रीटेड एज इन इलास्टिक। अच्छा बच्चों, दूसरी बात ये बताओ कि इस एग्जांपल में जब ऑब्जेक्ट स्टिक करेंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? क्विकली। Decrease होगी। जबरदस्त बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड। अब इसको यूं सोच लो, जब चीज हैवी होती है तो स्पीड कम हो जाती है, और जब चीज लाइट होती है तो स्पीड ज्यादा होती है। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट कंबाइन करके एक बड़ा सारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ये बच्चा सही बता रहा है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? देखिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 था, उसकी वेलोसिटी थी u1, एक m2 था, उसकी वेलोसिटी थी u2। अच्छा, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मिलके बनाते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। जल्दी, हमारा क्वेश्चन दो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है। m1u1 प्लस m2u2 जब कंबाइन कर जाएंगे तो m1 प्लस m2 एक कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। मुजम्मिल, समझ आ गई ये बात? और ये जो हमने फॉर्मूला लगाया ये किसका है? ओनली कंजर्वेशन, only Sir. conservation of momentum, only conservation of momentum can be applied, only conservation of momentum can be applied and no other formula। अयान, Sir. यहाँ तक क्लियर? जी बेटा। सर सेकंड वाले रिपीट कर दे एग्जांपल। हाँ बेटा, मैं सेकंड वाली रिपीट कर देता हूँ। नंबर 2 पता है क्या था? जब एक्सप्लोजन होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पीसेस में कन्वर्ट होगा। जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट पीसेस में कन्वर्ट होगा तो हम सिर्फ अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो सिंगल ऑब्जेक्ट था, कैपिटल M था, उसकी वेलोसिटी u थी, उसके पीसेस क्या बने? m1 वेलोसिटी v1, m2 वेलोसिटी v2, और पीसेस भी हो सकते हैं। तो मोमेंटम ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट दैट वाज गोइंग टू एक्सप्लोड विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द पीसेस आफ्टर द एक्सप्लोजन। बेटा, कोई कंफ्यूजन है? ये समझ आ गई यहां तक बात? सर काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। काइनेटिक एनर्जी इसमें गेन होगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो स्टिकिंग टुगेदर होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टिकिंग टुगेदर टू मेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इसका हमने लिख लिया ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी अप्लाइड एंड नो अदर फार्मूला। अब आप आ जाए नंबर 4 पे। नंबर 4 का मुझे मनाइल बताएंगी, अगर मनाइल क्लास में हैं तो। नंबर 4 है जी इलास्टिक कोलिजन, elastic collision and masses are not given। मनाइल बताएं इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अयान, तुम बताओ। कोलिजन इलास्टिक है और मैसेज गिवन नहीं है, बेटा फॉर्मूला बताओ जल्दी सर से। वो हाँ यार, law कौन of- सा वाला? तुम Law of बताओ। restitution। नहीं, तुम बताओ। लॉ और ऑफ restitution। सब्स्टिट्यूशन। अप्लाई। अच्छा, संडे वाले दिन एक बच्चा कहता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा ये कौन सा लॉ है बड़ा? चलो, नहीं, मैंने बल्कि उसने कामरान कहा ने था बोला law था। of नो, मैंने derivation कामरान ने का बोला है। था। किसने बोला था? मैंने और कामरान ने बोला सर वो। हाँ, लॉ ऑफ डेरिवेशन शायद बोला था। अप्लाई लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा, अगर कोलिजन इलास्टिक हो और मैसेज ना गिवन हो तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा जी? u1 माइनस u2 माइनस u2, यानी कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन v2 will be माइनस equal to v1। difference of velocities after collision, however the order will be reversed। ऑर्डर का रिवर्स होना ये बता रहा है कि जो फास्ट था वो स्लो हो जाएगा और जो स्लो था वो फास्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v1 माइनस v2। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। राइट साइड से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। अयान, क्लियर या कोई कंफ्यूजन है इसमें?
सर इसमें गिवन है ना कि इलास्टिक है collision। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ग्रीन में, ये गिवन होगा ना आपको। जो मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ ये गिवन होगा। बेटा बात सुनो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एग्जामिनर सब कुछ बता देगा आपको। अच्छा ये है जी हमारा पेज 4। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी सिचुएशन नंबर 4। अब आप आ जाए सिचुएशन नंबर 5 पे। सिचुएशन नंबर 5, ये पेज नंबर भी 5 हो गया हमारा। सिचुएशन नंबर 5 है जी, लिखें आप, collision is elastic and V1 and V2 both, collision is elastic, V1 and V2 both are missing। हाँ जी मुजम्मिल बताओ फिर इसका। कोलिजन इलास्टिक है, V1 और V2 दोनों नहीं गिवन, कौन सा फार्मूला यूज होगा? सर इसके अंदर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए हमें V1 चाहिए होगा, वो तो नहीं है। फिर वो तो नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता सर। सर जो हमने डिराइव किया था। सर हमको हमने डिराइव आज किया किया फॉर्मूला था, सर। ये वाला फार्मूला बेटा जी, जो शुरू में हमने पढ़ा था, ये वाला। सर इस फॉर्मूला कोई नाम है वैसे? इस फार्मूला का कोई नाम नहीं है। इस सही फार्मूला है को हम सर। कह सकते हैं, इस फार्मूला को हम कह सकते हैं फार्मूला फॉर व्हेन द फाइनल डाटा इज मिसिंग, फार्मूला फॉर व्हेन V1 एंड V2 बोथ आर मिसिंग। इसका कोई नाम नहीं है। ठीक इसको है हम कह सकते हैं फार्मूला फॉर इलास्टिक कोलिजन व्हेन फाइनल वेलोसिटीज आर मिसिंग। ठीक है जी, तो फार्मूला फॉर इलास्टिक कोलिजन व्हेन फाइनल वेलोसिटीज आर मिसिंग। तो बेटा फिर जो फार्मूला यूज होगा ना वो होगा, ये 5 सिचुएशंस हैं और इन्हीं के फार्मूले हैं। तो लिखें V1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, M1 माइनस M2। अयान ये फार्मूला आप मुझे लिखवा सकते हैं? M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स M2 U2। और और इस M1 तरह से plus मैंने M2। बताया ना कि जौन सा फार्मूला जहां पे यूज करना है आपने उसी जगह पे यूज करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। ये M1 प्लस M2, ये फार्मूला किसका हो गया? V1 का। अयान इसी फार्मूला को देख के बताओ V2 का क्या होगा, बताओ जरा। V2 इज इक्वल टू, सर ऊपर से देख के बता V2 दे is equal to M2 minus M1 into U2 हाँ, plus स्लोली चलो। M2 माइनस M1 इंटू U2, तो एक याद हो, दूसरा आप देख के लिख सकते हैं, प्लस बताओ। plus 2M1 U1 जबरदस्त बेटा। और डिवाइडेड M1 बाय plus क्या हो M2। जाएगा? M1 प्लस M2। बच्चों फार्मूले हमने सारे पढ़ लिए हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। और प्रैक्टिस क्या होगी? लीनियर कोलिजन की और 2 डायमेंशनल कोलिजन की भी। हम अब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस लीनियर कोलिजन के और 2 डायमेंशनल कोलिजन के। जब ये प्रैक्टिस खत्म होगी, ये कल के दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब मैं एग्जांपल्स करवाता हूं जो कि हम करेंगे। लिखें एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, ये आप लिखें जरा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 है जी, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m और वो मूव कर रहा है जी वेलोसिटी 3u के साथ। एक और ऑब्जेक्ट है, उसका मास है जी 4m और वो मूव कर रहा है जी वेलोसिटी u के साथ। और इनका जो कोलिजन होता है वो होता है जी इलास्टिक कोलिजन। इनका कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन। और कोलिजन के बाद कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट को हम A कह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम B कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ A and B after the collision। अयान बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी 3u है, एक की वेलोसिटी u है। इनका कोलिजन इलास्टिक होता है। आप बताएं
collision के बाद what would be their final velocities? अयान क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अयान ये कौन सी सिचुएशन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 2 3 4 5 बताओ जरा। सर वो मुजम्मिल 1 2 3 4 5 कौन सा लगेगा? मुजम्मिल जी सर, इसको इन इलास्टिक अज्यूम करेंगे तो इस पे लॉ ऑफ हम लोग मोमेंटम लगा सकते ना हैं। करो यारा, मुजम्मिल क्या कर रहे हो? सर इलास्टिक वाला लॉ- लगेगा। नहीं 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 नहीं, इलास्टिक इतना लिखा बड़ा- है सर, देखा ही नहीं। इतना बड़ा इलास्टिक लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो? ठीक है सर, फिर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा लेंगे। ये लो, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए तो आपको V1 और V2 दोनों की 1 होनी चाहिए। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन तो तब लगाते हैं जब मैसेज ना फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला से डिराइव जो किया। सर डिराइव वाला। सर जो अभी आपने खुद घुमाया था। बेटा बात सुनो, दो बातें देखो। कोलिजन है इलास्टिक और कोलिजन के बाद का कुछ भी नहीं गिवन, ऐसे ही है ना? जी सर। कोलिजन है इलास्टिक और कोलिजन के बाद का कुछ भी नहीं गिवन। तो बेटा जब कोलिजन होता है इलास्टिक और V1 और V2 दोनों मिसिंग होते हैं, देख लो ना ऊपर से, फिर लगाते हैं फॉर्मूला नंबर 5। बेटा ये बात याद रखनी है ना। अगर फर्ज करें, मैंने अब आपको यही सिखाना है, देखें ये 1 2 3 4 5 आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पे बेटा जी फॉर्मूला लगेगा नंबर 5 वाला। अब सबसे पहले हम लिखेंगे V1 का फॉर्मूला। V1 इज इक्वल टू अयान फॉर्मूला जरा दोबारा लिखवाओ। V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2, नहीं ऊपर से देखे बगैर, U1 प्लस 2M2 U2, इसको रट लो ना फॉर्मूला को, ओवर M1 प्लस M2। अच्छा, आपके पेपर में ना बहुत बेसिक फॉर्मूले गिवन होते हैं, लेकिन ये वाले फॉर्मूले गिवन नहीं होते। मतलब आपके पेपर में गिवन होगा मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, उसके अलावा कोई नहीं गिवन होगा। बहुत बेसिक फॉर्मूले गिवन होते हैं जो यूज भी नहीं होते, तो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अच्छा, V1 वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। M1 की जगह मैं पुट करूंगा बच्चों M, और M2 की जगह मैं पुट करूंगा 4M। मुजम्मिल क्लियर या है कोई कंफ्यूजन? जी सर, अब समझ आ गया। इधर से M और इधर से 4M। अच्छा, अब U1 की जगह पे मैं पुट करूंगा प्लस 3U, और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स M2 की जगह मैं पुट करूंगा 4M, और U2 की जगह मैं पुट करूंगा नेगेटिव U। मुजम्मिल क्यों नेगेटिव U? सर क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, तो जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको क्या पुट करेंगे? नेगेटिव। तो लेफ्ट पे होने की वजह से हमने उसको नेगेटिव पुट किया, और ये डिवाइड हो जाएगा सम ऑफ मैसेज से, जो कि हो जाएगा M प्लस 4M। अयान कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? अयान सर आगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। V1 बन जाएगा, ऊपर से आ जाएगा नेगेटिव 3M, मल्टीप्लाई हो रहा है 3U के साथ, और इसके साथ प्लस है 8, प्लस नहीं नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 8, और ये MU, और ये डिवाइड कितने से हो रहा है? 5M से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 और 8 17, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव 17 MU ओवर बन जाएगा 5M। बेटा जी M हो जाएगा M से कैंसल, और अगर आप करेंगे कैलकुलेट तो 17 ओवर 5 होता है 3.4, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 3.4 U। अयान आंसर का नेगेटिव साइन क्या बता रहे बेटा जी? आंसर का नेगेटिव सर साइन कि क्या वो बता रहे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये Direct. जा रहा है लेफ्ट साइड पे। आंसर का नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अच्छा, अब V2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। अयान V2 का फॉर्मूला क्विकली लिखवाओ। V2 इज इक्वल टू M2 minus M1 M2 minus M1 into U2 into U2 plus 2M1 U1 plus 2M1 U1 over M1 plus M2 over M1 plus M2। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। V2 इज इक्वल टू M2 की जगह लिखेंगे 4M, और M1 की जगह लिखेंगे M, ये 4M और ये M। U2 की जगह पे लिखेंगे नेगेटिव U, क्यों? लेफ्ट साइड पे। बेटा डायरेक्शंस की केयर करनी है, मोमेंटम वेक्टर होता है। और M1 की जगह लिखना है M, और U1 की जगह बेटा जी आ जाएगा प्लस 3U, और डिवाइड हो जाएगा ये सब कुछ M प्लस 4M से। अयान कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? Clear है V2 आ सर। जाएगा नेगेटिव 3MU
प्लस हो जाएगा इसके साथ 6mu और ये डिवाइड हो जाएगा 5m के साथ। तो आई थिंक ये आ रहा है 3/5 जो कि 0.6 होगा, 3mu over 5m, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 0.6u। यहाँ पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? राइट साइड पे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो सिचुएशन है वो ये है, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहे हैं अगर हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इनका जो मोशन हो रहा है वो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो है जी m किस तरफ जा रहा है बेटा जी? m जो है ना आफ्टर द कोलिजन, उसकी वेलोसिटी होगी वही v1 वाली, वो इस तरफ जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3.4u। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है 4m वाला, वो आफ्टर द कोलिजन इस तरफ जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 0.6u। यान समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? आगे सर। अच्छा, अब मैं एक अगला क्वेश्चन पूछूंगा जो आप खुद करेंगे। अब ये था जी क्वेश्चन का, फर्ज करें ए पार्ट। बी पार्ट आप लिखें, लिखो यूज आंसर्स ऑफ पार्ट ए टू वेरीफाई द Newton's law of restitution। अब पता है ना कौन सा लॉ है ये अयान? अब इसका पता है ना किसकी बात हो रही है? वो जो वेलोसिटीज का डिफरेंस वाला है, रिलेटिव स्पीड वाला है। यूज आंसर्स ऑफ ए टू वेरीफाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो आप अपने जो ऊपर वाले आंसर्स हैं वो यूज करके लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन को वेरीफाई करो। ठीक है जी, मुजम्मिल हो जाएगा? जी सर। अच्छा, पहली बात तो ये कि उसमें जो हम चीजें यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे इधर से, अगर हम देखते हैं ये है जी हमारे पास पॉजिटिव क्योंकि राइट पे है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है u1 को। ये है नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट पे है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है u2 को। अब नीचे आ जाओ। अच्छा, ये जो है ना ये है नेगेटिव और ये रिप्रेजेंट कर रहा है v1 को, और ये है पॉजिटिव और ये रिप्रेजेंट कर रहा है v2 को। मुजम्मिल ऐसे ही है ना? तो अब हम लिखते हैं जी लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला। क्या फार्मूला था? u1 माइनस u2 मस्ट बी इक्वल टू, बस ये आखिरी चीज है, v2 माइनस v1। सर अगर हम लोग u1 माइनस u2 को स्विच कर रहे हैं तो सर हमें v2 माइनस v1 को भी स्विच करना पड़ेगा? किस तरह? फिर से बताओ सर अगर इसका कैसे हम कर दें कि u2 माइनस u1 कर दें इक्वल टू v2 माइनस v1 कर दें, इसका कैसे? नहीं, ऐसे कहाँ हो सकता है? देखो, आप या तो इस तरह लिखेंगे या अगर आपने u लिखना है, आप कहते हैं जी हम लिखते हैं u2 माइनस u1, तो फिर इधर से हो जाएगा v1 माइनस v2। अच्छा सर, ठीक। ठीक है यार, इसकी मैथमेटिकली जो भी आप रीअरेंज करते हैं, मेरी बात सुनो, यही फार्मूला है, इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, u1 की वैल्यू बताओ कितनी थी? u1 था बेटा जी, क्या था? 3u पॉजिटिव। अच्छा, दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए। u2 क्या था? नेगेटिव, बताओ जरा। नेगेटिव u, जो लेफ्ट पे आंसर हो वही राइट पे होना चाहिए। v2 क्या होगा? v2 है जी प्लस 0.6u। अच्छा, उसके बाद v1 क्या है हमारे पास? लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट को 1 कह रहे हैं ना, वो है जी नेगेटिव 3.4u। अयान, वैल्यूज जो पुट की हैं ये समझ आ रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पुट किया है? यस सर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, अगर दोनों साइड्स आ जाती हैं इक्वल तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारा लॉ इनकरेक्ट है या हमारा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो ये आ जाएगा 4u और इस तरफ आ जाएगा 0.6u प्लस 3.4u। तो 4u इज इक्वल टू 4u। अयान, हो गया वेरीफाई? यस हो गया सर। तो लो जी, हो गया वेरीफाई और ये वेरीफाइड। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने लेने हैं स्क्रीनशॉट्स तो मैं सारे पेजेस एक बार फिर से तुम्हें दिखा देता हूं। बच्चों, अगर आपने ये वाला पेज कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार सारे पेजेस आपको दोबारा दिखाने लगा हूं, पहले पेज से स्टार्ट करके। ये जी हमारा आज का है फर्स्ट पेज, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
This is your first page for today. This is the second page. ये उस तरह से जिस तरह सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है. ये है जी सेकंड पेज. उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों. ये है जी आज का थर्ड पेज. ठीक है. और ये है जी आज का फोर्थ पेज. तो आज हमने जी किया है यहां तक और ये आखिरी पेज था. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं. ये हमारा पहला पेज था. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. ये हमारा आज का पहला पेज था. ठीक है. उसके बाद ये हमारा था आज का दूसरा पेज. अच्छा, उसके बाद जी ये हमारा आज का था थर्ड पेज, ये था फोर्थ पेज और ये था फिफ्थ पेज. और यहां तक आज हमने किया है. अच्छा मुजम्मिल, मुझे एक आखिरी बात बताओ फिर क्लास खत्म. नोटबुक ये वाली ठीक है या पहले वाली ठीक है? सर ये वाली बेहतर है. अच्छा ठीक है, क्योंकि इसमें हम फॉलो अप कर सकते हैं. लेकिन इसमें फिर स्क्रीनशॉट का मसला हो जाता है. इसमें फिर वही वाला मेथड ठीक है, वो जो आप मेरे साथ कॉपी करो. अयान, आज कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई यहां तक? आ गई है सर. चलो बच्चों, टेक केयर. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बच्चों. सर. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज बच्चों.